हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी क्वेश्चन को आराम से करिए और साथ ही साथ अपना स्कोर भी काउंट करते चलिए। सभी लेटेस्ट के क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है जो कि ट्रेंड में चल रहे हैं। ये आउटडेटेड क्वेश्चन नहीं है। 2015-16 वाले लेटेस्ट के क्वेश्चन है जो कि पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। एक क्लास दोनों पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो या पेपर सेकंड दे रहे हो। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से क्लास को देखिएगा, पूरी क्लास को देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। देखिए जंप करके अगर आप देखते हैं, स्किप कर करके क्लास देखते हैं तो आपको नुकसान ही होगा, इससे फ़ायदा कोई नहीं होने वाला है। अगर देखना है, सीखना है, सीटेट को पास करना है, तब आराम से क्लास को देखिए, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड समझने पर ध्यान दीजिए। केवल इसमें मनोरंजन का कुछ भी नहीं है कि आए केवल देखे, ऐसे स्किप करके मिनट 2 मिनट भाग गए, इससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके। क्योंकि जोड़े समूह का मतलब जो काम जो है ग्रुप में किया जा सके, ऐसा शिक्षक को काम देना चाहिए जो बच्चे जो है वो काम को ग्रुप में करें। कुल मिला के बात ये की जा रही है कि बच्चे ग्रुप में क्यों सीखें, इसके पीछे क्या तर्क है। जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त कर लेंगे। क्या ऐसा करने के लिए बच्चों को ग्रुप में कार्य कराना चाहिए। इससे शिक्षक का कार्य कम होता है, क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं और सीखते हैं। ये उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। तब मैं आपको हिंदी इंग्लिश के तो निगेटिव पॉजिटिव करवा ही दिए हैं, और जो आपके सीडीपी है उसके भी करवा दिए, संस्कृत के भी करवा दिए। अब मैं आपको हिंदी के भी निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड करवा दूंगा, जिससे आप देखते देखना आंसर कर लें। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं जो भी क्लास देखें इसको, कि हमको हिंदी के निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड करवाने चाहिए कि नहीं करवाने चाहिए। तो देखिए, देखते खन इसका आंसर आप समझ गए हैं कि ग्रुप लर्निंग इसलिए की जाती है कि बच्चे जो है एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे की मदद कर सके। इसलिए ग्रुप लर्निंग की बात किसने की है, लेव बाइगोट्स्की जी ने कही है। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। इसी प्रकार से बिल्कुल हम लोग सीखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कक्षा का कबीर, एक कबीर नाम का लड़का है। वो शांति शब्द सुनकर फांत डांत मानत जैसे नृतक शब्द बोलकर मजे लेता है। एक बच्चा है जिसका नाम कबीर है। वो अगर कोई कहता है शांति तो वो कहने लगता है फांत डांत मानत जैसे नृतक शब्द बोलकर मजे लेता है, अपने क्लास में मौज मस्ती करता है। यह प्रदर्शित करता है, यह क्या सूचित करता है बताइए। उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है, उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है, उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। देखिए, अगर कोई बच्चा इस प्रकार के शब्दों को बोलता है तो सीधी बात है वो ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। जैसे आपने कोई भी शब्द सुना, जैसे मैंने कहा आपसे रोटी, आपने कहा रोटी, ओटी, बोटी, इस प्रकार से अगर आप कहने लगे तो आप क्या है, जो बच्चा है वो ध्वनि एक ही वर्ड से मिलती जुलती अन्य ध्वनियों को बोलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, वो निरर्थक है या सार्थक है ये तो एक अलग बात है, लेकिन वो बोलने का प्रयास तो कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। इसलिए हमारा जो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा। पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे, जो निपुण भारत अभियान है
ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, कब तक बच्चे जो है बेसिक न्यूमेरेसी और लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग समझ के साथ कब तक पढ़ने लगे, कौन सी क्लास तक पढ़ने लगे। तब जो निपुण भारत अभियान है इसके ऊपर 5 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है, देख लें जाके। निपुण भारत अभियान और FLM दोनों के बारे में बिल्कुल आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, कब तक इसका उद्देश्य है, किस क्लास तक है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए हुआ, अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम हो तब। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो बच्चे जो है क्लास थर्ड तक, जब जब बच्चे क्लास थर्ड में पहुँचे तब तक बच्चे छोटे छोटे वाक्य को पढ़ने लगे। ठीक है, जोड़ घटाना करने लगे, ये उनके अंदर जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए क्लास थर्ड तक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4। एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों के आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है या करती है। मतलब एक शिक्षक है, वो क्या करता है कि आकलन करता है, बच्चों का असेसमेंट करता है, उस दौरान देखता है कि हमारे विद्यार्थियों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसका संकलित कर रहा है, उसको इकट्ठा कर रहा है। तो इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तकनीकी शब्दावली तथा भाषा द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देने के लिए शैक्षणिक एवं शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों तथा प्रविधियों का उपयोग करना, उनके निष्पादन के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट औसत वर्गीकृत करना। निगेटिव वर्ड है, ठीक है, कट कर दो, पढ़ना भी नहीं है बिल्कुल। भाषा की कक्षा में आप लोग अगर प्रैक्टिस करते रहे मेरे साथ साथ, आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे लास्ट तक कि आप बहुत से ऑप्शन ऐसे होंगे जिनको पढ़ेंगे भी नहीं, ऐसे ही कट कर दिया करेंगे। भाषा की कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग करने के उद्देश्य से ये सब गलत बातें हैं। देखिए, अगर कोई विद्यार्थियों से संबंधित, जैसे आप एक टीचर हैं, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट, आप सभी बच्चों की जानकारी ले रहे हैं कि कौन बच्चा होशियार है, कौन कम होशियार है, किसी बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाया जाए जिससे उसको भी अच्छी प्रकार से समझ में आए। तो और कौन स्पोर्ट्स में अच्छा है, कौन कबड्डी अच्छी खेलता है, कौन खो खो अच्छा खेलता है, कौन क्रिकेट अच्छा खेलता है, कौन बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, ठीक है, कौन डांस कंपटीशन में अच्छा हो सकता है। तब इसलिए आप ये काम कर रहे हैं क्योंकि शैक्षणिक एजुकेशन और को एजुकेशन पहलुओं से जुड़े विविध, मतलब विभिन्न प्रकार के उपकरण, किन किन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाए और किन किन विधियों का प्रयोग किया जाए बच्चों को सिखाने के लिए, जिससे हमारे बच्चे अच्छी प्रकार से सीख पाएँ। इसलिए आप जो है आकलन के दौरान विद्यार्थियों की जो है संबंधित जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डॉट 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 को सीखना, उसकी डॉट 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 को सीखना। बताइए, आप कोई सब्जेक्ट सीख रहे हैं, मान लीजिए हिंदी भाषा ही सीख रहे हैं, तो इसके सीखने का मतलब आप क्या है कि हिंदी की अवधारणा, विषय वस्तु, उपयोगी अवधारणाओं, शब्दावली, शब्दावली, विषय, क्या भरा जाएगा, पहले में क्या भरा जाएगा, बताइए, पहले वाले में क्या भरा जाएगा। तब देखिए, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं, मतलब कॉन्सेप्ट को सीखना, कामा उसकी विषय वस्तु, और कंटेंट को, जो उससे विषय वस्तु है रिलेटेड, उसको सीखना, यही हमारा मतलब होता है, उद्देश्य होता है किसी भी विषय को सीखने के प्रति। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। शब्दावली वर्ड तो अपने आप में निगेटिव है, तो ये तो होगा ही नहीं। और विषय वस्तु उपयोगी, ये उल्टा है। सबसे पहले हम किसी भी विषय है उसकी क्या सीखेंगे, अवधारणाएं सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम उसकी विषय वस्तु जो है कंटेंट को सीखते हैं, क्योंकि जो कंटेंट होता है उसके अंतर्गत ही अवधारणाएं हमारी आती हैं। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्या क्वालिटी वीडियो की अच्छी है, बताएं इसके बारे में। सभी को दिखाई दे देता है आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती देखने में।
शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। मतलब शिक्षण सामग्री TLM, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो TLM है वो रुचिकर होता है। किस प्रकार की TLM? इसका आंसर बहुत लोग गलत करने वाले हैं। ऑडियो वीडियो, वैविध्य, वीडियो परक, पत्र पत्रिका। बताइए किस प्रकार की अधिगम सामग्री TLM को यूज करनी चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए? तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, वैविध्य। इसका आंसर वैविध्य होगा। अब वैविध्य का मतलब सीख लीजिए, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न विभिन्न पेन अच्छा नहीं चल रहा है, विभिन्न प्रकार की। क्यों ऑडियो वीडियो क्यों नहीं? क्योंकि सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑडियो वीडियो से नहीं सिखाई जा सकती हैं। उनके लिए केवल ऑडियो वाली चीज़ ही चाहिए, ठीक है। दृश्य सामग्री ही चाहिए, कुछ के लिए केवल श्रव्य सामग्री ही चाहिए होती है। तब सभी जगह आप केवल ऑडियो वीडियो को नहीं लगा सकते। तो विभिन्न प्रकार की, जिस प्रकार की डिमांड हो उस प्रकार की हमको TLM का यूज करना है। अगर कहीं पर दृश्य सामग्री की ज़रूरत है, दृश्य का यूज कीजिए। श्रव्य की आवश्यकता, श्रव्य का यूज कीजिए। श्रव्य दृश्य दोनों का प्रयोग करना है कहीं कहीं पर। तो जैसी स्थिति हो जिस प्रकार की, उस प्रकार का हमको TLM यूज करना है। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, उच्च प्राथमिक स्तर पर, मतलब जूनियर लेवल पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त, ब्लड एंड हमारा शरीर, ठीक है, रक्त और हमारा शरीर पाठ को शामिल करने का विचार। अब बताइए कि जूनियर लेवल पर रक्त और हमारा शरीर पाठ को क्यों शामिल किया गया है हिंदी की बुक में? इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा? विषयों की विभिन्न भाषाओं, संपूर्ण पाठचर्या में भाषा, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों, विज्ञान संबंधी शब्दावली। क्यों रखा गया? तो मैं आपको बता रहा हूँ, सीख लीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं आती है बहुत सी चीज़, तो सीखना तो है। देखिए, रक्त और हमारा शरीर, ये पाठ तो विज्ञान विषय का है, सभी को पता है। हिंदी में इसलिए रखा गया है जिससे बच्चे ये सीख पाएँ कि कोई भी सब्जेक्ट बिना भाषा के नहीं पढ़ाया जा सकता। चाहे वो आपकी साइंस हो, चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ठीक है, फिलॉसफी हो, पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो बिना भाषा के नहीं पढ़ाया जा सकता। तो इसका पाठ को रखने का मतलब है कि ये सूचित करना कि विभिन्न प्रकार की भाषाओं का ज्ञान कराना, एक ही चैप्टर से रिलेटेड। अब मान लीजिए आपने रक्त और हमारा शरीर पाठ को हिंदी में पढ़ा, इसी पाठ को ब्लड एंड आवर बॉडी करके इंग्लिश भाषा में पढ़ा, तब देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में, किस प्रकार से हम सीखते हैं। तो चीज़ एक ही है, कंटेंट एक ही है, लेकिन भाषाएं डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा विषयों की विभिन्न भाषाएं। जैसे विषय की हमारा साइंस, तो विज्ञान विषय की विभिन्न भाषा, इसमें हमने हिंदी में देखा, इसी पाठ को हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, इसी पाठ को हम तमिल में भी पढ़ सकते हैं, मराठी में भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस पाठ को शामिल किया गया है। अब अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तब आप इसी प्रकार से उसको टिक करना। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप एक हिंदी के टीचर हैं, हिंदी भाषा के, तो आपके लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी? साहित्यिक लेखन एवं पुरस्कार, भाषा की शिक्षा, शास्त्रीय समझ, साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी, भाषा की परिभाषाओं का याद होना। याद करना तो अपने आप में निगेटिव है, पढ़ना भी नहीं है। 3 बचे। अब देखिए, अगर आप भाषा के अध्यापक हैं, चाहे हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, किसी भी भाषा के हो सकते, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज टीचर, तब जब तक आपको उस भाषा की शिक्षण शास्त्र, मतलब पेडागोजी की समझ नहीं है, तब तक आप उस विषय को अच्छी प्रकार से समझा नहीं पाएंगे। हमारा जो सीटेट होता है टीचर बनाने के लिए, ठीक है, तो सीटेट में क्यों 15-15 नंबर की सभी विषय की पेडागोजी रखी जाती है कि आपको विषय, जैसे हिंदी आती तो है, आपको ग्रामर बहुत अच्छी आती है, आप बहुत योग्य,
क्या आपको इसकी पेडागोजी आती है कि हाउ टू टीच समथिंग? आप अपने ज्ञान को डिलीवर कैसे करेंगे, बच्चे को सिखाएंगे कैसे? आपको कितना आता है इससे मतलब नहीं है, हमारे बच्चे को आना चाहिए। आप बच्चे को सिखा पाते हैं या नहीं सिखा पाते हैं, तो एक टीचर के लिए वो किसी भी विषय का हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका पेडागोजिकल ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय समझ। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो है हम भाषा सीखते हैं जूनियर लेवल पर, क्या काम को करने के लिए? क्या काम करेंगे आप जूनियर लेवल पर? देखिए इसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि ये फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए है क्लास। पठित सामग्री जो भी आपने पढ़ा उसका तार्किक विश्लेषण करना, उसका लॉजिकल एनालिसिस करना। पठित सामग्री पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, पठित सामग्री के विरुद्ध में अपनी बात रखना, पठित सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। ज्यों का त्यों का मतलब होता है एज इट इज, रटना, ठीक है। और रटना अपने आप में कैसा निगेटिव है, इसलिए हम लोगों ने काट दिया, पढ़ेंगे ही नहीं। 3 बच्चे हमारे सामने। तब देखिए जूनियर लेवल पर बच्चा मैच्योर हो जाता है धीरे, तो प्राइमरी से तो ज़्यादा ही हो जाता है। तब अगर आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है तो उसको जो है लॉजिकल एनालिसिस, किसी भी चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है, वो काम कैसे हो रहा है, तब हमको पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, इम्पोर्टेंट होना चाहिए जूनियर लेवल पर। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे क्या कहते हैं? ये यूपी टेट में पूछा गया था क्वेश्चन 2018 में। प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमने पढ़ाए हुए हैं, सभी ने पढ़ भी लिए होंगे। जिसने भी ना पढ़े हैं वो हमारी मैराथन क्लास जाकर देख ले। तब जब हम किसी का अनुकरण करके सीखते हैं तो इसको क्या कहते हैं? अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए। क्या प्रयास होना चाहिए हिंदी भाषा शिक्षक का? बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के, ठीक है, बढ़ने के अवसर दे, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी दे। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। बच्चों द्वारा मानक भाषा, ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करने के लिए अवसर अवसर दे। देखिए अवसर 2 जगह आ गया, अब ढूंढो कौन सा सही होगा। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने का भरपूर अवसर दे। अब अवसर देना 3 जगह पर है आ गया। अगर आपने अवसर शब्द देखकर ही आंसर केवल कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अब बताइए हिंदी भाषा शिक्षक के लिए आपके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी? देखिए केवल हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना मातृभाषा के स्थान पर, ये तो गलत बात है। सभी बच्चों की अपनी अपनी मातृभाषा होती है। बच्चों द्वारा मानक भाषा, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड मैंने आपको निगेटिव पढ़ाया है। आपको स्टैंडर्ड भाषा का यूज नहीं करना है, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करने के लिए अभी अवसर नहीं देने हैं, ये भी गलत। तब सबसे पहले आता है रचना शक्ति। जो रचना शक्ति आपको बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करना है, तब आप बच्चों को ऐसे काम देंगे, ऐसी एक्टिविटी देंगे जिससे बच्चों की जो क्रिएटिविटी हो वो पोषित हो, उसको नर्चर करेंगे आप, किसको? क्रिएटिविटी को। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। हिंदी के भी हम जल्दी ही निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड करवाने वाले हैं, सभी लोग हमें कमेंट करके बताएं। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डॉट 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 को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डॉट 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 की दृष्टि से देखें। अब बताइए आप एक भाषा के टीचर हैं, लैंग्वेज टीचर हैं, तब आपको सभी भारतीय भाषाओं को कैसा करना चाहिए? सभी भारतीय भाषाओं की
जटिलताओं जटिलताओं विषमताओं विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को और जो भी इससे रिलेटेड जो हमारा लिटरेचर है उसको क्या करें, किसी दृष्टि से आप देखें साहित्यिक सराहना 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 होगा, सॉरी गलत प्रोनाउंसिएशन कर गए, सराहना सराहना क्या करना चाहिए। तो देखिए जो भी हमारी विविधता है, एकता अनेकता में एकता हमारी है, तब आप इसको क्या लेंगे, एक विविधता के रूप में, ठीक है, डाइवर्सिटी। तब आप सभी भारतीय भाषाओं को एक विविधता डाइवर्सिटी के रूप में स्वीकार करेंगे। और जितनी भी भाषाएं हैं जैसे हिंदी है, ठीक है, बांग्ला है, तमिल है, मराठी है, बोडो है, डोंगरी है, मलयालम है, कन्नड़ है, सभी भाषाओं का अपना अपना लिटरेचर है। तब सभी भाषाओं के लिटरेचर को आप क्या कहेंगे, सराहना करेंगे, सभी की तारीफ करेंगे, सभी को अच्छा बताएंगे, किसी को कमतर नहीं समझेंगे। आपके अंदर ए गुण होने चाहिए। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं, आपको बच्चों में आप किस चीज़ को डेवलप करने के लिए ज़्यादा प्रयास करेंगे, बताइए। भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, आलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भों, पकड़ लीजिए, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। देखिए अगर आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं या किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, तब जब आप बच्चों को उनकी रियल लाइफ से, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़कर पढ़ाते, बच्चों को उनके संदर्भ से जोड़ना सिखाते हैं, भाषा प्रयोग करना सिखाते हैं, तब आप एक बेस्ट टीचर हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो विविध है वो हमारा कैसा है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है, विविध संदर्भ, डाइवर्सिफाइड रेफरेंसेस। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होगा, बताइए। अगर आपको अलग अलग प्रकार का लिटरेचर पढ़ाया जाए, अलग अलग प्रकार का कंटेंट पढ़ाया जाए, मटेरियल पढ़ाया जाए, ठीक है, उसके अवसर दे दिए जाए, तो इससे फायदा क्या होगा। भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनेगी, आपकी व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, किसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। जब आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की सामग्री पढ़ेंगे, मटेरियल पढ़ेंगे, ठीक है, आपको अवसर दिए जाएंगे, तो आप विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करने की समझ आपकी डेवलप हो जाएगी। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। इसमें कोई समझाने वाली इसी रॉकेट साइंस ही नहीं है, सीधे विविध और संदर्भ जो है हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको पढ़ना भी नहीं रहेगा, ऐसे देखते अगर मार दो। आपकी दृष्टि में अभ्यास, बताइए अभ्यास क्या है। व्हाट इज प्रैक्टिस इन योर ओपिनियन। पाठ को समझने में मदद करते हैं, अभ्यास बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। अभ्यास करने से क्या होता है, मान लीजिए आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया, जैसे ऊपर जो अभी एक चैप्टर था, रक्त और हमारा शरीर, रक्त और हमारा शरीर, ठीक है, हमारा शरीर पाठ पढ़ाया गया क्लास में, आपकी समझ में नहीं आया, थोड़ा कम आया, आपने टीचर से पूछा कि सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझको अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आया। आपके सर ने कहा कि एक बार घर पर जाकर अपने आप से पढ़ना, इसका अभ्यास करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभ्यास करने के पीछे हमारा जो मेन मकसद होता है किसी चीज़ को समझना,
ठीक है। तो जो अभ्यास है वो हमारी चीज़ों को समझने में मदद करता है। जैसे आपको मैंने जीन पियाजे पढ़ाया, बिल्कुल प्रैक्टिकल जोड़कर देखिए, जीन पियाजे पढ़ा दिया, आपने अच्छे से पढ़ लिए, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपने पढ़ ली, समझ ली, लेकिन आप जब क्वेश्चन करते हैं तब फंस जाते हैं। तब मैंने कहा कि आपको अपनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए कम से कम जीन पियाजे पर आधारित 50 क्वेश्चन करने हैं। जब आप अलग-अलग क्वेश्चन करेंगे, अलग-अलग क्वेश्चन गलत होंगे आपसे, फिर जब गलत होंगे तब आप सीखेंगे। तो इसलिए ये हमारी जीन पियाजे से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल 100% सही हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसलिए हमको प्रैक्टिस करवाई जाती है। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, मतलब ऐसे बच्चे हैं जिनको दिखाई कम देता है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग अलग गतिविधि देंगे, उन्हें कम गतिविधियां कराएंगे। बताइए। जो भी बच्चा हमसे पहले से जुड़ा हुआ होगा उसने इसका आंसर लगा दिया होगा इतनी ही देर में। देखिए, कम गतिविधियां कराएंगे ये तो गलत बात है, वो पीछे छूट जाएंगे। आप बच्चों को अगर अलग कर रहे हैं तो आप उनके बीच भेदभाव कर रहे हैं, ये भी आपको नहीं करना है। अरे, अगर उनको दिखाई कम दे रहा है तो उसको जिस भी चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ को प्रोवाइड करा दो, उपयुक्त साधन दे दो। सहानुभूति आपको बच्चों से रखनी ही नहीं, बिल्कुल सिंपैथी नहीं रखनी है, आपको बच्चों से इम्पैथी रखनी है, सही अनुभूति रखनी है, ना कि आपको बच्चों से सहानुभूति रखनी है। सो क्या होगा इसमें हमारा आंसर? बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री, बताइए, ट्रांसलेटेड जो मटेरियल होता है रखने का उद्देश्य क्या है? क्यों अनुवाद की हुई चीज़ें रखी जाती हैं? बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में हिंदी साहित्य ना होना, इसलिए अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी भाषा में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, ये तो नॉनसेंस बात है। तब अनुवाद की हुई सामग्री की रखी जाती है। अब मान लीजिए आपके हिंदी की बुक में अगर कोई तमिल भाषा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई पार्ट रखा गया, तो उसका मतलब ये है कि आपको तमिल भाषा है, ठीक है, तमिलनाडु है, उसकी जानकारी मिल पाए। इसलिए अनुवाद की गई सामग्री रखी जाती है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा के साथ अन्य भाषाओं को भी सीखने के अवसर मिल जाएं। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। अलग अलग जो भाषा है उनके भी साहित्य को पढ़ने का अवसर मिले। लड़के होकर रोते हो, कैसे इंसान हो, ये कथन है। मान लीजिए आपसे कहा किसी ने आप रो रहे हैं, आपकी चोट लग गई। ये क्वेश्चन सीडीपी के हैं, सीडीपी में ऐसे ही पूछा गया। तब यह कथन बताइए, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य कराता है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। सीधी सी बात है, लड़के होकर रहते हो, यहाँ पर जेंडर वाइसनेस है, ठीक है। तो इसमें जेंडर रूढ़िबद्धता है, मेल और फीमेल के प्रति इसमें क्या किया गया? डिफरेंस किया गया, अंतर किया गया है, जो कि गलत है। तो इसका आंसर सी होने वाला, सभी ने कर लिया होगा। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, इसमें जेंडर वाइसनेस दर्शाई गई है कि लड़के हो तो रो नहीं सकते हो, लड़की हो तो रो। इसका मतलब इनडायरेक्टली यही है, ये कैसा है? ये निगेटिव है। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, किसी कण में चित्रात्मक किसी कण में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, ठीक है। कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता? नकारात्मक क्वेश्चन है।
नहीं को सर्किल कर लो। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। बच्चों के कल्पना लोक में रंगों और आकृतियों को पहचान नहीं मिलती। बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करते हैं। हाँ ठीक है, जितनी रंग बिरंगी चीजें होगी सही है। उससे शैक्षिक वातावरण को बनाने में मदद मिलेगी, बिल्कुल मदद मिलेगी। बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं, सामग्री से भी सीखने का प्रयास करते हैं, ये भी सही बात है। देखिए इसमें नहीं बढ़ना होता तब ये भी सही होता। बच्चे के कल्पना लोक में मतलब जो बच्चे जब सोचते हैं, जब वो कल्पना करते हैं, तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की चीज़ें होंगी, जितने भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें होंगी, वो उतनी ही प्रकार से अच्छी प्रकार से वो चीज़ों को सीख पाएंगे, सोच पाएंगे। तो इससे उनको सीखने में मदद मिलती है। इसमें लिखा है आकृतियों को पहचान नहीं मिलती, नहीं वर्ड डाल के गलत हो गया। जो गलत है वो ही सही है, क्योंकि हमको क्या ढूंढना है, गलत वाला। क्वेश्चन है नकारात्मक, सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? मतलब आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं, तब आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? समय समय के भीतर पाठ्यक्रम पूरा कराना, सिलेबस पूरा कराना, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण कराना, बच्चों को भाषा के विविध, पकड़ लीजिए, विविध, डिफरेंट डिफरेंट स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय, बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना, नहीं अंकों लाने को प्रमोट तो आपको करना ही नहीं है, ये तो गलत है। तो इसमें सभी ने कर लिया होगा, सरल क्वेश्चन, सी इज आवर राइट ऑप्शन। विविध, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बच्चों को सिखाना। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि, क्या स्वीकार करना चाहिए? गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल सही है, यही सही है, नीचे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वे सुधर जाती है, कैसे सुधर जाएंगी, गलत बात है। बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है, मतलब ये हिंड्रेंस है, नहीं हिंड्रेंस नहीं है, ये तो फैसिलिटेट करती है। बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है, गलत बात है। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22। भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। वह भाषा का शिक्षक है, विद्यालय का निर्देश है, इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। तो बताइए, देखिए अगर मैं एक टीचर हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा है, और ये बताना ये क्या लिखा है। हम लोग दोनों को ज्ञान बोलते हैं, ये भी ज्ञान बोलते हैं, इसको भी ज्ञान बोलते हैं। देखिए अगर मैं एक लैंग्वेज का टीचर हूँ, तो मैं दोनों चीज़ें बता दूंगा कि देखिए वैसे व्यवहारिक में तो मैं भी दोनों को ज्ञान ही बोलता हूँ, वैसे सही क्या है पता है? इसको ज्ञान नहीं, इसको ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान, ज्ञान। जो ज्ञा है वो ज्या है, ज्या ज्या ज्या, और यहाँ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, तो ज्या होता है, तो इसको ज्ञान कहना चाहिए। ज्ञान ऐसे लिखा जाता है। और दूसरा अंतर बताएं, ये है तत्सम, ठीक है, और ये है तद्भव, ये हिंदी का वर्ड है ज्ञान, और ये ज्ञान जो है वो संस्कृत का वर्ड है। तो जब हमारा भाषा ज्ञान सही होगा, मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, जिस प्रकार से हम बोलेंगे उसी प्रकार से बच्चे भी हमारी भाषा का अनुसरण करेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे के लिए टीचर जो होता है वो उनका आदर्श होता है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, जैसे ये है वर्ड, ये वर्ड है, ठीक है, एक है। अब कुछ लोग जल्दी में क्या होते हैं, कक्षा,
कक्षा इसको बोलते हैं और कक्षा जबकि कक्षा जे होता है ऐसा लिखा जाता है जिसको अंडरवियर कहते हैं, और कक्षा जे होता है हमारा क्लासरूम। तो कक्षा नहीं इसको बोलना हम, कक्षा नहीं क्या कहना है, कक्षा, क्योंकि छा है वो का और सा से मिलकर बना हुआ। क्यों, जो छा है हमारा वो किससे मिलकर बना, वो का और सा से मिलकर बना हुआ है, तो इसको कक्षा बोलना चाहिए, कक्षा, कक्षा, इसको बोलना चाहिए कक्षा। तो जितना टीचर जैसे बोलेगा उसी प्रकार से बच्चा बोलेगा, इसलिए बच्चे को सही सिखाने के लिए हमको अपने भाषा प्रयोग पर स्वयं जो है कमांड रखनी चाहिए। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह, बताइए, भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करे, पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने, पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे, पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर, ठीक है, पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध, आ गया विविध वर्ड, सकारात्मक है, संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व देना। वो बच्चों को ऐसा बना दे कि हमारे जो बच्चे हैं वो किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी भाषा को अच्छी प्रकार से बोल सकें, सीख सकें, उसका प्रयोग कर सकें। तो ऐसा होना चाहिए, ये काम जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक टीचर के लिए होना चाहिए। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण, ठीक है, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट से आशय, बताइए क्या होता है ये प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, समृद्ध भाषिक परिवेश, कक्षा में रंगीन चार्ट पोस्टर आदि लगाना, कक्षा की दीवारों पर रंगीन कविता आदि पेंट कराना, कक्षा में बड़े आकार में वर्णमाला के चार्ट लगाना, कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। डी इज आवर राइट ऑप्शन। आप जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें, ठीक है, रिटिन में लिखी हुई है, उससे रिलेटेड पोस्टर हो सकते हैं, चार्ट हो सकते हैं, कोई भी टीलम मटेरियल हो सकता है, उसको आप रख दीजिए, दिखाइए, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं है पढ़ाया कुछ जा रहा है और जो पोस्टर है चार्ट है वो किसी और चीज़ से ही रिलेटेड है, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार ही होने चाहिए। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना, केवल आपके बच्चे बिना गलती किए बिल्कुल सही बोलने लगे, क्या ऐसा संभव है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, बच्चों से विस्तार गृह कार्य करवाना, बहुत लंबा असाइनमेंट देना, होमवर्क देना। तब सीधी सी बात है आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी कि आपके बच्चे ऐसे हो जाएं, ठीक है, जो विदाउट एनी हेजिटेशन अपनी बात को कह सकें और अपनी भाषा का प्रयोग कर सकें। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। बाय गुड्स की जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी आ जाता है, बताइए। इजी क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में। अब बात तो इन्होंने ऊपर से डीपी की कर दी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, कि बच्चे जो हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, ऐसा लेव वाइगोट्स्की ने कहा है कि बच्चे सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप एक भाषा के टीचर हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे लेंगे, क्या मतलब रहेगा आपके लिए। अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें, ठीक है। अब बात हो रही है सामाजिक अंतःक्रिया की, कक्षा में अंतःक्रिया बातचीत के
किए बिना कार्य करें, गलत। ऐसी पाठ योजना जिसमें अंतःक्रिया से बचने, ठीक है, मतलब अंतःक्रिया ना करने, चर्चा शामिल ना की जाए, गलत। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड का प्रयोग करना नहीं, दंड तो आप कभी प्रयोग ही नहीं कर सकते। जोड़े मतलब समूह, ग्रुप और समूह में कार्य करने के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। अब नीचे भी अंतःक्रिया है। अंतःक्रिया सकारात्मक शब्द है कि बच्चे एक ग्रुप में एक्टिविटी करें, साथ साथ सीखें, लर्निंग टू ईच अदर। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। अब इसमें एक सही नहीं है, छांट लो कौन सा सही नहीं है। 3 सही है, एक सही नहीं है। पहला, भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक सामग्री सांस्कृतिक रूप से बोझिल हो, ऐसी हो जो बच्चों के ऊपर बर्डन डालने वाली हो। ठीक है, बुक तो अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी है, उसमें बहुत चीज़ें लिखी हुई है। बोझिल हो, नहीं है, सत्य नहीं है। उससे बोझिल हो। एक अच्छी पाठ विषय वस्तु में सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल होनी चाहिए, सही है, होनी चाहिए। भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिकर हो, मतलब इस प्रकार की पुस्तकों जो वो चीज़ पढ़ाने पर ध्यान दे जो चीज़ बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रासंगिक है, ना कि अरुचिकर चीज़ों को पढ़ाने वाली होनी चाहिए। तो तीनों सही है। चौथा क्या है, एक अच्छी पाठ सामग्री वह है, एक अच्छी बुक वो है जो अच्छी खासी लंबी हो। अगर कोई बुक मोटी है, मान लीजिए एक बुक है 50 पेज की, एक बुक है 150 पेज की, तो क्या केवल इसकी मोटाई देखकर आप कहेंगे ये बुक अच्छी है, इसमें ज़्यादा पन्ने हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बुक पतली भी अच्छी हो सकती है, मोटी भी अच्छी हो सकती है, लेकिन हमेशा कहो अच्छी वही होगी जो मोटी होगी, वो गलत है। तो डी इज राइट। ठीक है, डी हमारा सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि हमको गलत छांटना है, नहीं वाला छांटना है। नहीं कौन सा है? डी, इसीलिए डी हमारा सही है क्योंकि क्वेश्चन कैसा है? नकारात्मक। कान खोलकर सुन लीजिए, जितना आप अच्छी प्रकार से क्वेश्चन पढ़ेंगे उतनी ही प्रकार से अच्छी आपकी डेवलप होगा आपका माइंड। अगर आपने क्वेश्चन को नहीं वाला नहीं पढ़ा तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के समूह के रूप में होती है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? चीख चीख कर मर गए चिल्लाते हुए पढ़ाते समय। बताइए, अब तो बता दो। यूनिवर्सल ग्रामर की बात किसने की है? ठीक है, सार्वभौमिक व्याकरण के नियम के सिद्धांत की बात किसने की है? कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, उनके माइंड में जो सभी भाषाएं होती हैं उनका ग्रामर भी होता है। तो इसका आंसर विद इन सेकेंड में करना है। क्वेश्चन का आंसर नॉम चॉम्स्की। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश। बताइए भाई, क्या है बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? अगर आपने बोधगम्य निवेश का अर्थ का मतलब समझ गया तब आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर के हों। ये तो बात स्टीफन क्रेसन ने की है अपनी हाइपोथेसिस में। +1 वाले होने चाहिए, जबकि बात यहाँ हो रही बोधगम्य निवेश की। बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना, कक्षा की दीवारों पर बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना। तो देखिए, बोधगम्य का मतलब होता है, बोध माने होता है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, समझने योग्य। निवेश का मतलब इनपुट। ऐसी चीजें जो समझने योग्य, जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तब बच्चे हमारे कहानी है, कविताएं हैं, इनके माध्यम से बहुत अच्छी प्रकार से और जल्दी सीखते हैं, समझते हैं। बोधगम्य का मतलब होता है वेल अंडरस्टैंडेबल। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना।
इसे कहते हैं बोधगम्य निवेश, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन और समायोजन का प्रयोग करते हैं, मतलब एकोमोडेशन और असिमिलेशन का प्रयोग करते हैं? बताइए किसने ये बात कही है? जीन पियाजे अगर आपने पढ़े होंगे तब आपको पता होगा। ये बात जीन पियाजे जी ने की गई है कि जो हम भाषाओं को सीखते हैं इसमें दो चीज़ें करते हैं, एक तो अनुकूलन करते हैं, एक समायोजन करते हैं। तो इसका सीधे आंसर मार दो, देखते हैं जीन पियाजे। कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 31 क्वेश्चन है, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है? वो कौन सा मेथड है जिसमें आप जो मदर टंग का यूज है वो बैनिश कर देते हैं, वो प्रोहिबिटेड कर देते हैं? प्रत्यक्ष विधि, ग्रहणशील विधि, गतिविधि आधारित अधिगम विधि, अनुवाद विधि। तो ये तो सभी को पता ही होगा, जो डायरेक्ट मेथड है हमारी जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें मातृभाषा का प्रयोग प्रोहिबिटेड होता है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता, सीधे चीज़ों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। सो ए इज एवर राइट ऑप्शन। चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं। देखिए हमारा जो परिवार है संजय एकेडमी, ये लगभग 930 का हो गया है। जल्दी से जल्दी इसको बढ़ाकर 1000 का कीजिए, ठीक है, जिससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलने वाला। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दिया करें क्लास को, क्योंकि इन क्लास को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सभी क्लास को लाइक कर दें, कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। पॉजिटिव या निगेटिव जैसी भी कमेंट है आपको बताना है क्लास के बारे में, बिल्कुल सभी लोग कमेंट करेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और सभी कंटेंट हमने पढ़ाया हुआ है उसकी पीडीएफ यहाँ पर पड़ी हुई है, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बंदा कम से कम 10 बंदों के लिए चैनल को शेयर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।